हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं शक्ति की, सामर्थ्य की, जिसको इंग्लिश में पावर बोल देते हैं। और ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और फिर हमारा चैप्टर खत्म, कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो हम पढ़ रहे हैं। बच्चों कार्य डिटेल में पढ़ा, ऊर्जा को हमने डिटेल में पढ़ा और शक्ति के लिए सिर्फ हमें एक वीडियो करनी पड़ेगी। इसी में हम कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। बच्चों आसान सा टॉपिक है, लेकिन आसान होने के साथ साथ इसकी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं आसान है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी तो है। क्लास 12th में भी 2-3 जगह आपको बात करनी पड़ेगी शक्ति की, सामर्थ्य की, पावर की, और क्लास 11th में तो हम कर ही रहे हैं, आगे भी करनी है हम सेकंड बुक में। तो बच्चों आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक वीडियो है, अच्छे से देखें, कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, कर लें, वो इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। और आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो हमेशा आपके काम आता रहेगा, जो शक्ति का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे वीडियो, और हेडिंग लगा लीजिए आप सब लोग, शक्ति, सामर्थ्य, और इंग्लिश में लिख लेंगे पावर। ठीक है, हेडिंग रहेगी बच्चों हमारी शक्ति या सामर्थ्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर। क्या होती है बच्चों शक्ति या सामर्थ्य? सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा ऊर्जा से। बच्चों जब हमने ऊर्जा की बात की थी तो हमने बात की थी कि किसी का व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को उस व्यक्ति की ऊर्जा कहते हैं, या किसी भी चीज की, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके कार्य करने की क्षमता को हमने ऊर्जा कहा था। कोई जितना ज्यादा काम करेगा उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, जो कम काम करेगा उसकी ऊर्जा कम होगी। या इसका उल्टा बोलिए कि जिसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी वो ज्यादा काम करेगा और कम ऊर्जा होगी तो कम काम करेगा। मतलब किसी के कार्य करने की क्षमता की, कोई कितना काम कर सकता है, उसी को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, पूरा दिन अच्छे से काम करते हैं, शाम होते होते आपकी ऊर्जा कम होने लगती है और कार्य करने का भी मन नहीं करता। तो क्लियर बात है, जितनी ज्यादा ऊर्जा हमारी होगी हमारे कार्य करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ऊर्जा कम होती जाएगी, कार्य कम करेंगे हम। इसी तरीके से बच्चों हम शक्ति की भी बात करेंगे। शक्ति ऊर्जा से थोड़ा सा अलग है। ऊर्जा कहती है कार्य करने की क्षमता, शक्ति कहती है कार्य करने की दर। मतलब कोई व्यक्ति किसी दिए हुए समय में कितना कार्य कर सकता है उसको उसकी शक्ति कहते हैं, उसकी सामर्थ्य कहते हैं। मान लीजिए एक काम है, उसको दो व्यक्ति अलग अलग रूप से करते हैं। एक व्यक्ति उसी काम को 1 घंटे में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 2 घंटे में कर रहा है। काम तो दोनों ने बराबर किया, मतलब दोनों के पास ऊर्जा बराबर थी। लेकिन या ये कहिए कि दोनों की ऊर्जा बराबर लगी है, लेकिन दोनों ने समय अलग अलग लिया है। जिस व्यक्ति ने ये काम कम समय में कर दिया बच्चों, हम कहेंगे उसके पास पावर ज्यादा है, उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, उसके पास शक्ति ज्यादा है। जिस व्यक्ति ने वो काम ज्यादा समय में किया है, हम कहेंगे उसके पास शक्ति कम है, उसकी सामर्थ्य कम है, या उसकी पावर कम है। मतलब शक्ति या सामर्थ्य या पावर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की समय दर को बताती है कि ये व्यक्ति, ये वस्तु या ये मशीन इस कार्य को इतनी देर में कर रहा है। अगर मैं सिर्फ कार्य करने की बात करूं, किसने इतना कार्य किया है, तब हम कहेंगे ऊर्जा। लेकिन अगर मैं ये भी बात करने की लगूं कि ये कार्य इसने इतनी देर में किया है, मतलब कार्य के साथ साथ हम इसके समय की भी बात कर रहे हैं कि उसने कितना समय लिया है, तो हम कहेंगे कि शक्ति है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आसान से इसकी परिभाषा है कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है जी, आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पावर है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला इसका बनता है W/T, जहां W क्या है, हमारा किया गया कार्य, और T क्या है, उस कार्य को करने में लगा समय। ठीक है जी। तो बच्चों कई बार यहां से ऐसे भी कर दिया जाता है कि मैं समय को अगर 1 सेकंड लिख दूं तो यहाँ P का मान W आ जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कार्य को उस व्यक्ति की, उस वस्तु की शक्ति कहते हैं। बच्चों ये जो कार्य है ये कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई वस्तु भी कर सकती है और कोई मशीन भी कर सकती है। उसी हिसाब से हम शक्ति कह देंगे।
अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो व्यक्ति की शक्ति कह देंगे, किसी मशीन ने किया है तो मशीन की शक्ति कह देंगे, ठीक है। और कई बार तो हम ये भी कहेंगे कि ये शक्ति किसी बल ने प्रदान की है। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको साफ बताया था कि कार्य हमेशा बल के द्वारा किया जाता है, और यहाँ कार्य की ही बात कर रहे हैं। ये कार्य क्योंकि किसी बल ने किया है तो ये शक्ति भी किसी बल के द्वारा ही प्रदान की गई होगी, ठीक है। इसको हम पावर डिलीवर्ड भी बोल देते हैं कि कितनी शक्ति प्रदत्त की गई है, कितनी शक्ति दी गई है बल के द्वारा, ठीक है। आपने कहा ठीक है, हमें समझ आ गया कि P बराबर W/T है, जहां P शक्ति है, W किया गया कार्य है, T कार्य करने में लिया गया समय है। मान लीजिए ये कोई फर्श है और यहाँ कोई सामान रखा हुआ है, और इस सामान को उठा के बच्चों में यहाँ छत पे रखना है। एक व्यक्ति ए आया, उसने इस सामान को इस छत पे रखा 20 सेकंड में। फिर दूसरा व्यक्ति आया, आपने कहा उस सामान को उसने ऊपर उठा के रखा 40 सेकंड में। तो हमने देखा कि यार काम तो दोनों ने बराबर किया है, ए ने भी और बी ने भी, लेकिन ए कम समय ले रहा है। मान लेते हैं काम यहाँ 40 है, जो काम उन्होंने किया वो 40 जूल का कार्य है। 40 जूल का कार्य ए ने किया 20 सेकंड में, तो हमारी जो पावर आ गई वो 2 आ गई। अब इसका मात्रक भी देखेंगे। लेकिन बी ने जो कार्य किया 40, वो 40 सेकंड में किया, तो इसकी पावर 1 आ गई है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अगर कार्य बराबर है और समय अलग अलग है, तो दोनों वस्तुओं की, दोनों कार्य करने वालों की शक्ति बराबर अलग अलग होगी। जो कम समय में कार्य कर देगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी, जो ज्यादा समय में कार्य करेगा उसकी शक्ति कम होगी। यहां से जल्दी से बच्चों बात कर लेते हैं मात्रक की। शक्ति का मात्रक बनता है बच्चों, कार्य का होता है जूल, बटे का मतलब पर, समय का होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हमारा बनता है जूल पर सेकंड। और इसी को बच्चों आज के बाद हम वोट बोल लेंगे, वाट, जिसको हम वाट बोल देते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया। जेम्स वॉट का नाम आपने सुना होगा, जेम्स वॉट के नाम पे ही इसका मात्रक रखा गया। शक्ति का मात्रक हमारा वोट होता है या जूल पर सेकंड होता है। बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका विमीय सूत्र क्या है। आपने कहा विमीय सूत्र हम लिखना सीख चुके हैं। ऊपर कार्य है, कार्य का आएगा ml² t-2, नीचे है समय, नीचे t आएगा, ये t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा ml² t⁻³ -2 पहले ही है, एक और बना के ऊपर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा ml² t-3। और ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये जो हमारी शक्ति है ये एक अदिश राशि है। क्या है? ये एक अदिश राशि है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, परिभाषा आपको समझ आ गई, फील आपको आ गया होगा कि शक्ति क्या होती है। किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी मशीन के कार्य करने की समय दर को, कोई व्यक्ति कितने समय में कितना कार्य कर रहा है, हम उसको बोलते हैं कि ये उसकी शक्ति है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि शक्ति का फॉर्मूला होगा W/T, जहां W उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, कार्य करने में लिया गया समय, और ये P उस व्यक्ति या उस वस्तु की सामर्थ्य है या शक्ति है। इसको मैं हटा रहा हूं, आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे और इनके बारे में कुछ। बच्चों अभी हमने बात की कि जो शक्ति होती है वो होती है P बराबर W/T, मतलब कार्य बटे समय। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी छोटे समय dt में छोटा सा कार्य dW किया गया है, तब शक्ति क्या होगी? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, छोटा सा कार्य बटे छोटा सा समय, मतलब dW/dt हम लिख देंगे शक्ति के बराबर। चाहे बड़ा कार्य लिखो तो बड़ा समय आ जाएगा, छोटा कार्य लिखो छोटा समय आ जाएगा, लेकिन आएगी तो हमारी शक्ति ही। आपने कहा ठीक है। जैसे ही बच्चों मुझे फॉर्मूला दिखाई दिया P बराबर dW/dt, मुझे दो बातें याद आई कि अगर कभी कार्य दे दिया, क्या दे दिया? कार्य, और कार्य किस पे डिपेंड कर रहा है? समय पर, मतलब कार्य की जो समीकरण बनेगी उसमें कहीं ना कहीं समय होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस कार्य का डिफरेंशिएशन कर दूंगा समय के सापेक्ष और मुझे पावर मिल जाएगी। देखो डिफरेंशिएशन है। मान लो कभी ऐसा हो गया, आपको ऐसा बोल दिया कि जो कार्य है वो है हमारा 3t² + 6t + 1, तो आप कहोगे कि सीधा सीधा कार्य किस पे डिपेंड कर रहा है? समय पे। तो आप सीधा लिखोगे dW/dt, 3 दूनी 6t, t का हो जाएगा 1, ये 6 और 1 का हो जाएगा 0, तो 6t + 6 हम कह देंगे ये हमारी शक्ति आ गई है।
मतलब अगर कभी कार्य की समीकरण हो और वो समय पे निर्भर कर रही हो तो उस कार्य का समय के साथ डिफरेंशिएशन करके मुझे शक्ति मिल जाएगी। और आप सब जानते हैं बच्चों, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है पहले, कि जब ये डिफरेंशिएशन करके आता है तो हम ऐसी चीज़ों को तात्क्षणिक बोलते हैं। तो मतलब ये तात्क्षणिक शक्ति है हमारी। क्या है? तात्क्षणिक शक्ति, किसी विशेष क्षण पर शक्ति है जिसको हम डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। आपने कहा अच्छा ये तो पहली बात है, दूसरी बात भी बताओ। मैंने कहा दूसरी बात ये है कि अगर आपको ग्राफ मिल गया, हाँ ग्राफ की बात भी तो क्या करते थे हम, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर हमें कहीं ग्राफ मिल गया और ग्राफ किस किस का हुआ, आपने कहा वो ग्राफ होगा, यहाँ होगा लिखा हुआ कार्य W और यहाँ होगा लिखा हुआ समय T। तो इस ग्राफ की प्रवणता निकाल लेंगे हम। आपको चीज़ें ध्यान आ रही होंगी कि अगर समीकरण दी हो तो हम डिफरेंशिएशन करते थे और ग्राफ दिया हो तो प्रवणता निकालते थे, तो हमें सेम चीज़ मिलती थी। तो अगर इस ग्राफ की मैं प्रवणता निकाल लूँगा तब भी मुझे क्या ही मिलेगी? शक्ति मिलेगी, मुझे पावर मिलेगी बच्चों। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा जो हम पढ़ते थे विस्थापन, वेग, त्वरण, कि वेग विस्थापन का डिफरेंशिएशन कर दो तो वेग मिल जाता था, वेग का डिफरेंशिएशन कर दो तो त्वरण मिल जाता था, और ग्राफ मिलता था तो ग्राफ में हम क्या निकालते थे? प्रवणता निकालते थे। तो ऐसे ही मैंने दो चीज बताई, थोड़ा सा उल्टा करके भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ dw = pdt, आपने कहा ठीक है, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो आप कहोगे dw का इंटीग्रेशन तो w होता है और ये आ जाएगा p dt। तो आपको एक बात समझ आई इसको देख के, दो चीजें यहां से आपको समझ आई कि अगर कभी मुझे p की समीकरण दिखाई दी, जैसे यहां कार्य की समीकरण थी और p जो फंक्शन है वो टाइम का है, मतलब p की समीकरण में कहीं समय आ रहा होगा, तो मैं इस p का इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। किसके सापेक्ष? समय के। तो मुझे कार्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्य। आपने कहा ठीक है, कार्य हुआ तो डिफरेंशिएशन कर दो, क्या मिल जाएगी? शक्ति। शक्ति है तो इंटीग्रेशन कर दो, क्या मिल जाएगा? कार्य। तो मैं यहां ऐसे अगर लिखूं कि ये कार्य है और ये शक्ति है तो आप सीधी सीधी बात लिखेंगे कि कार्य का क्या करना है? अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन। और शक्ति का क्या करना है? आप कहोगे शक्ति का करना है समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन। कार्य का डिफरेंशिएशन कर दो, शक्ति मिल जाएगी, शक्ति का समाकलन कर दो, कार्य मिल जाएगा। देखो शक्ति का क्या करना है? समाकलन। लेकिन अगर ग्राफ आया तो आपको पता है कि ग्राफ में अगर ग्राफ हो, अवकलन का मतलब होती है हमारी प्रवणता, तो प्रवणता निकाल दो तो हमें शक्ति मिल जाएगी। समाकलन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। अगर मैं शक्ति समय ग्राफ दिया है मुझे फिर से एक ऐसा ग्राफ दे दिया, लेकिन अब की बार यहाँ कार्य नहीं है, यहाँ शक्ति है और यहाँ समय है, तो इस ग्राफ का मैं बच्चों क्षेत्रफल निकाल लूंगा और जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्षेत्रफल से हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगा कार्य। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर ग्राफ कार्य समय का हुआ तो आप प्रवणता निकाल लेंगे, अगर ग्राफ शक्ति और समय का हुआ तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कार्य समय की प्रवणता से हमें मिलेगा शक्ति और शक्ति समय के क्षेत्रफल से हमें मिलेगा कार्य। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपने कहा समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हो सकता है जिन बच्चों ने पहले ही ग्राफ वाली चीजें नहीं पढ़ी वो सीधा भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो मुश्किल लगेगी, पक्की बात है भाई। ठीक है, लेकिन उनके लिए खुशखबरी एक है कि यहाँ से ग्राफ वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राफ हमें आने ही नहीं चाहिए, हमें ग्राफ आने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ से दो चीजें मिलती हैं, प्रवणता मिलती है, क्षेत्रफल मिलता है। प्रवणता मतलब डिफरेंशिएशन कर दो, क्षेत्रफल मतलब समाकलन मतलब इंटीग्रेशन कर दो, दो अलग अलग चीजें हैं। ग्राफ है तो हम बात करेंगे प्रवणता क्षेत्रफल की, समीकरण है तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। उम्मीद है ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं बच्चों उसी फॉर्मूला पे, P बराबर जो हमारा आया dw/dt। आपने कहा ठीक है, पावर शक्ति क्या होते हैं? कार्य बटे समय। आपने कहा कार्य तो अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वो होता है F.ds। मैंने कहा हाँ यही होता है और नीचे है dt। आपने कहा भैया ये भी हमें पढ़ा सा लग रहा है ds/dt। मैंने कहा हाँ पढ़ा हुआ है ये ds/dt हमारा वेग होता है, वेग। तो बच्चों आप आंखें खोल के देखेंगे अच्छे से
कि हमारे पास पावर का एक नया सूत्र आ गया है F डॉट वी, जहाँ F बल है, V हमारा वेग है वस्तु का, और ये जो P है ये उस वस्तु को मिलने वाली शक्ति है या उस वस्तु की शक्ति है। हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं बच्चों शक्ति को, कि वस्तु की शक्ति है या बल के द्वारा जो वस्तु को शक्ति दी गई है वो ये है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों हमारा, P का फॉर्मूला F डॉट वी। मैं साथ में लिखता चलता हूँ यहाँ। P का एक फॉर्मूला है हमारा dw/dt। आपने कहा ठीक है, अच्छा जी। दूसरा कि P का फॉर्मूला आया है F डॉट वी, दूसरा फॉर्मूला है, या ऐसा करो एक फॉर्मूला ये लिख लेते हैं w/t, सिंपल वाला। तो ये तीन फॉर्मूले अभी हमारे सामने हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप सदिशों में इस डॉट का मतलब समझ के आए हैं कि जब दो सदिशों को गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको डॉट, यहाँ डॉट लगा के दिखाते हैं, इसको अदिश गुणन बोलते हैं। मतलब F एक सदिश राशि है बल, V वेग एक सदिश राशि है, लेकिन इन दोनों के गुणा करने के बाद हमें शक्ति मिल रही है जो कि एक अदिश राशि है। तो यहां से भी क्लियर हो जाता है कि शक्ति एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती। ये हो जाएगा F डॉट वी। आपने कहा ठीक है, हमें समझ आ गया। और अगर बच्चों समझ आ गया तो इसके अलावा थ्योरी और कुछ नहीं है। एक बात और बता दूं कि क्योंकि शक्ति कार्य है एक प्रकार का, जितना ज्यादा काम हम करेंगे दिए हुए समय में हमारी शक्ति उतनी ज्यादा होगी। तो जैसे कार्य हमने 3 प्रकार का पढ़ा था, उसी तरीके से बच्चों की शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। जैसे कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता था, इसी तरीके से किसी वस्तु की शक्ति भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। कोई आपसे पूछे शक्ति कितने प्रकार की, बता देना 3 प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। जब किसी वस्तु की शक्ति धनात्मक होती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो काम करेगा वो धनात्मक कार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति की शक्ति ही शून्य है तो कार्य भी नहीं करेगा, मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा, शक्ति भी शून्य हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऋणात्मक कार्य कर रहा है, आपने देखा था ऋणात्मक कार्य होते थे Fs cos थीटा में, थीटा जब 90 से 180 के बीच में होता था तो हम कहेंगे कि शक्ति भी ऋणात्मक हो जाएगी। जिस तरीके से कार्य 3 प्रकार का होता है, शक्ति भी 3 प्रकार की होती है बच्चों। और बच्चों यहाँ थ्योरी इतनी है, थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दिया, मैंने ये भी बता दिया ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और इन 3 फॉर्मूलों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। मैं सामने लिख के रहने देता हूं और आप बार बार घूम के यही यहां आपको आना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बहुत आसान से शुरू करूंगा और फिर इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं बच्चों, सुन लेना आप। एक पंप 500 किलोग्राम जल को 10 सेकंड में 100 मीटर ऊंचाई तक भेज सकता है। पंप की अक्षमता ज्ञात कीजिए। पहला सवाल बच्चों, आपके घरों में मोटर पंप लगी हुई होगी, टैंक रखे होते हैं, पानी ऊपर जाता है। तो उसने कहा कि जो पंप लगा हुआ है, जो मोटर लगी हुई है, वो 500 किलोग्राम जल को, मैंने कहा m का मान है 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम जल को 10 सेकंड में समय दे दिया, कितना 10 सेकंड, 100 मीटर की ऊंचाई तक भेज सकता है। ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि पंप की पावर कितनी है, पंप की शक्ति कितनी है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके स्कूल एग्जाम में कि पानी को ऊपर भेजा जा रहा है या नीचे से निकाला जा रहा है। तो पहले तो ध्यान रखना कि इस पानी को, मान लो ये मोटर लगी हुई है यहाँ, ये आपका घर है, यहाँ वो टैंक रखा हुआ है, पाइपों की सहायता से पानी यहाँ जा रहा है। कितनी ऊंचाई पे गया है, h। तो सबसे पहले ध्यान ही रखना है कि इस पानी को ऊपर भेजने में कार्य करना पड़ेगा। किसको कार्य करना पड़ेगा, इस पंप को। आपको पता है कार्य होता है Fs cos थीटा। आपने कहा हाँ, बल कहाँ लग रहा होगा, ये पंप बल कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर। लेकिन ये किसके खिलाफ लगा रहा होगा, आप कहेंगे ग्रेविटी। पानी के में द्रव्यमान है, पानी ऊपर से नीचे आना चाहता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। गुरुत्व पर पानी को अपनी तरफ खींचना चाहती है, पृथ्वी पानी को अपनी तरफ खींचना चाहती है। उस बल के विरुद्ध इस पंप को बल लगाना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर जा पाएगा। तो आपको ध्यान ही रखना है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये देख लेना है कितना ऊपर गया है। तो कार्य का जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा mgh। पढ़ा हमने कार्य में,
ठीक है। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, जब h ऊंचाई पे जाते हैं तो गुरुत्व को तो काम करना पड़ता है -mgh, और उसके विरुद्ध जो कार्य होता है तो वो होता है +mgh। आपने कहा कि जो पावर होती है वो होती है W/T, और कार्य किया गया है mgh और समय है t। वैल्यू डाल देंगे। m का मान है बच्चों 500, g का मान है हमारा 10 ले लेंगे, h का मान दे रखा है 100, और t हमारा है 10 सेकंड। 10 से गया 10, या जाएगा 500 और 2 जीरो ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 गुना 10 की घात 3 वाट, शक्ति का मात्रक वाट। और बच्चों 10 की घात 3 का मतलब होता है किलो, तो हम लिख देंगे 50 किलोवाट। जो हमारी मोटर लगी हुई है, जो हमारा पंप लगा हुआ है, उसकी शक्ति, उसकी पावर कितनी है? 50 किलोवाट है। ठीक है बच्चों, किलोवाट एक बड़ी यूनिट है सामर्थ्य की। ऐसे ही एक आपने यूनिट सुनी होगी आसु शक्ति, हॉर्स पावर। एक आसु शक्ति बराबर होता है 740 वोल्ट के, और 1 वोल्ट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। इसका मतलब भी आप यहीं के यहीं समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि इसकी पावर 100 वोट है, 100 वाट है, तो उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने, उस वस्तु ने, उस मशीन ने 1 सेकंड में 100 जूल कार्य किया होगा। 100 वोट का मतलब क्या है? 1 सेकंड में 100 जूल कार्य। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मैं हटा रहा हूं भाई, ये मात्रक भी लिख लेना आप, आसु शक्ति वाला। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों में, कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सीढ़ियां जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है 20 सेकंड में चढ़ जाता है। व्यक्ति की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का भार है बच्चों 60 किलोग्राम, ये 30 सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके ये 30 सीढ़ियां हैं। उसने कहा हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, एक सीढ़ी की, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आपने कहा 30 सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो यह आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं 600 सेंटीमीटर का मतलब होता है 6 मीटर। कितना ऊपर चढ़ा है? 6 मीटर। कितने सेकंड में चढ़ जाता है? आपने कहा ये 20 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है। आपको पूछा गया है व्यक्ति की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। आपने कहा P बराबर होता है W/T, क्योंकि ये द्रव्यमान है, ऊपर गया है, तो कार्य होगा mgh/T। m का मान है बच्चों 60, g का मान 10 ही ले लेंगे, h हमारा 6 आया है, t उसने 20 सेकंड कहा है, 10 दूनी 20, 2 से गया 6 3 बार, 6 3 18, 180 वोट। ठीक है, या ये कहो 180 जूल पर सेकंड, ये इसकी सामर्थ्य है। मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा। एक ऐसा ही और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम 2 व्यक्तियों की बात कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ के बता रहा हूं, आप लिख लेना। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति सीढ़ियों को 12 सेकंड में तथा एक अन्य 50 किलोग्राम का व्यक्ति उन्हीं सीढ़ियों को 11 सेकंड में चढ़ जाता है। उनके कार्य करने की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ही इसने कार्य करने की दर की बात की तो समझ गए आप शक्ति की बात कर रहा है, शक्ति का अनुपात निकालना है। 2 व्यक्ति हैं बच्चों, ए है, मैंने अपने आप मान लिया, और एक बी है। ए का जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम है, कुछ सीढ़ियां हैं मुझे नहीं पता है, वो उनको 12 सेकंड में चढ़ जाता है। यही कहा गया है, 12 सेकंड में चढ़ जाता है। एक दूसरा जो है 50 किलोग्राम का व्यक्ति उन्हीं सीढ़ियों को 11 सेकंड में चढ़ जाता है। हमें यह कहा गया है उनके कार्य करने की अक्षमता, उनके कार्य करने की दर, अक्षमता नहीं, अक्षमता तो फिर ऊर्जा की बात हो जाएगी। उनके कार्य करने की दर का अनुपात ज्ञात करो, मतलब शक्ति या सामर्थ्य का अनुपात ज्ञात करना। मैंने कहा मान लेते हैं ये P1 है इसकी और इसकी शक्ति है P2, तो मुझे P1/P2 निकालना है। बच्चों ऊपर गया है, मैंने मान लिया h ऊपर गया, ये भी h ऊपर गया, ये भी h ऊपर गया। कार्य कितना किया? mgh। समय कितना? t। कार्य कितना किया? mgh। समय कितना? t। क्या इसके द्रव्यमान को मैं m1 मान लो? आपने कहा m1। समय को t1। क्या ऊंचाई बराबर है? आपने कहा हाँ। क्या g का मान बराबर होगा? आपने कहा हाँ। ये m2, ये t2, m2 t2। जैसे ही हमने अनुपात निकाला, मतलब दोनों को भाग किया, gs से gh गया, यहाँ m1/t1 भाग m2/t2 आ गया। m1 के साथ t2 गया और m2 के साथ यहाँ रह गया t1। जैसे ही मान डाला हमारा आंसर आ जाएगा। m1 है हमारा 60,
T2 है हमारा 11, M2 हमारा 50 और T1 हमारा 12। ये गया 6 से गया ये 2 बार, 11, 5 दूनी 10, 11:10। मतलब दोनों की शक्ति का अनुपात 11:10 है। आप देख ही रहे हैं कितने आसानी से इन क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक बार मैं इसको हटा दूं। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप नोट कर लिया करें बच्चों, या फिर बाद में अगर अलग से नोट करना चाहते हैं तो अलग से नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है एक 100 किलोवाट सामर्थ्य वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसमें लगे समय की इसका परिकलन ज्ञात करो, या ये कहिए कि गणना करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है 100 किलोवाट सामर्थ्य का, मतलब अब की बात सामर्थ्य पहले ही दे दी, 100 किलोवाट। पहले इसी को बदल लेते हैं। किलो का मतलब होता है बच्चों 1000, मतलब 3 जीरो लगा दूंगा। ये 1 लाख वाट हो गया, या ये कहिए 10 की घात 5, 2 4 5 जीरो है तो 10 की घात 5 वाट है। ये जो इंजन है ये 500 किलोग्राम द्रव्यमान को, m का मान दे रखा है 500 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक उठाया इसने, 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। इसने कहा इसमें लगे समय की गणना कीजिए। आपने कहा मुझे पता है P का फॉर्मूला होता है W/T। जहां भी ऊपर उठाने की बात होगी कार्य आप लिखेंगे mgh/T। यहाँ P का मान है 10 की घात 5, M का मान है हमारा 500, G का मान मैं 10 रख लूँगा, H का मान हमारा 50 है और बटे T हमें निकालना है। T बराबर आ गया बच्चों 2 3 4 5 5, 5 5 25 हो गया और साथ में आ गई 4 जीरो, नीचे है 5 जीरो। 4 जीरो से 4 जीरो गई तो समय आ गया 25/10, मतलब 2.5 सेकंड। मतलब इस इंजन को ये जो द्रव्यमान उठाना है 2.5 सेकंड का टाइम लगेगा, 2.5 सेकंड का। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आसान से क्वेश्चन है, थोड़े मुश्किल भी आएंगे बाद में, लेकिन पहले आसान करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों 360 किलोमीटर पर घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है। हमें कहा कि कोई वायुयान है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। 360 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको पता है हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। आपको पता होगी ये बात, पता नहीं है तो सीख लें। 18 दूनी 36, ये 20 आ जाएगा, ये 5, तो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। जिन बच्चों को नहीं पता कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ बच्चों। 360 है, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, घंटा का मतलब 3600 सेकंड। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के अलग रख दें तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 18 बार, तो हम सीधा कह देते हैं कि 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर घंटा को। तो वेग आ गया हमारा 100 मीटर पर सेकंड। इसने कहा जो ये वायुयान है, ये वायुयान 1000 किलोवाट का इंजन रखता है, मतलब सामर्थ्य कितनी है इसकी 1000 किलो। किलो का मतलब 3 जीरो और लगा दूं तो ये वाट आ गया बच्चों। जो वायुयान होते हैं हमारे एरोप्लेन, उनमें 2 इंजन होते हैं, उनमें से एक इंजन की ये बात कर रहा है। इसने कहा ये कितना बल लगाएगा। आपने कहा अभी हम फॉर्मूला पढ़ के गए P = F.V। अब भाई हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है तो मान लेंगे बल भी ऐसे ही लगाएगा। हमने उसी दिशा में बल मान लिया तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा Fv। P का मान दे रखा है 2 4 6 0, 2 4 6 0। F का मान पूछा है, V हमें दे रखा है 100, 100 से 2 जीरो गई तो मुझे पता चला ये 10,000 न्यूटन, 2 4 इतना बल लगाया। वो इंजन हवाई जहाज को उड़ाने में इतना बल लगा रहा है 10,000 न्यूटन का। ठीक है, उम्मीद है आसान ये लग रहे होंगे आपको। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। 1 मिनट बच्चों बस, ये भी हमारा हो गया।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, एक बार आप भी कोशिश करना वीडियो रोक के कि आप खुद से करो कि 100 किलोवाट के उत्सर्जक द्वारा 1 घंटे में उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 100 किलोवाट का उत्सर्जक है, कोई ऐसा जो ऊर्जा बना रहा है, उसकी पावर दे रखी है बच्चों कितनी, 100 किलोवाट। 100 तो पहले ही है, किलो का मतलब 3 जीरो और है, तो मैंने एक साथ लिख दिया। 1 घंटे में समय दिया है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब बच्चों 3600 सेकंड, सेकंड में जरूर बदलना पड़ेगा। कितनी ऊर्जा बनाएगा, आपने कहा P बराबर W/T। उसने ऊर्जा पूछा है, लेकिन यहाँ कार्य है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्य किया जाएगा वो भी ऊर्जा से होगा। तो आप अगर कार्य निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या ही निकाल लेंगे, ऊर्जा। भाई ऊर्जा से ही कार्य होता है, अगर आपके पास 100 जूल की ऊर्जा है तो आप 100 जूल ही कार्य कर पाएंगे। तो P गुना T, P कितना है 2 4 5 और T है ये 3600, ये हमारी जूल आ जाएगा बच्चों। कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये आ जाएगा 36 गुना 2 4 5 और 2 7, 36 गुना 10 की घात 7 या कहिए 3.6 गुना 10 की घात 8 जूल कार्य किया जाएगा, या इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं इसको हटा दूं सबको, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देख रहे हो ना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं आगे आपको 4-5 क्वेश्चन बढ़िया नीट और जेईई मेंस लेवल के कराऊंगा। आपको पता चलेगा कि वे भी बहुत भारी नहीं, हाँ थोड़ा सा उनमें ज्यादा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है भाई नेक्स्ट हमारा कि एक कण नियत बल, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नंबर थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं आगे पीछे कर सकता हूं क्योंकि ध्यान नहीं रहता बच्चों। एक नियत बल लग रहा है किसी वस्तु पे, बल का मान है 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 20 K कैप, और मात्रक दे रखा है न्यूटन की, इतना बल लगा है। और इस बल के कारण जो वस्तु है उसका वेग है 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप, और वेग का मात्रक दे रखा है मीटर पर सेकंड। इस बल ने वस्तु पे लग के वस्तु को इतने वेग से चला दिया। तो ये पूछा गया है हमें कि बताओ इस बल ने उस वस्तु को कितनी शक्ति प्रदत्त की, कितनी शक्ति प्रदान की है। तो आप अभी पढ़ के आए हैं कि P का फॉर्मूला होता है F.V, यहाँ F वेक्टर फॉर्म में दे रखा तो सीधा लिखेंगे 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 20 K कैप। मैं सब अलग अलग क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप अलग अलग क्वेश्चन देख के घबराए ना कि भैया कहाँ से आ गया। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा मैं उतने करा दूंगा। यहाँ आ जाएगा 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप। आपको पता है I की I के साथ होती है, J की J के साथ, K की K के साथ, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो 10 पंजे 50, 10 तिया 30 माइनस 20 छिक्का 120, 120 और 50 170 में से 3 गए, 30 गए 140 वॉट। शक्ति का मात्रक वॉट होता है, हमने कर दिया। इतने आसान क्वेश्चन हैं बच्चों, देखो कोई मुश्किल नहीं लग रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं और करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 हमें कहता है किसी कण का विस्थापन, किसी कण का विस्थापन S बराबर 2t माइनस 1 समीकरण के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। यदि यह कण 5 न्यूटन के बल के अधीन है तो तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात करो। आपने कहा, देखो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अब लेवल बढ़ने वाला है क्वेश्चन का। यह हमें किसी वस्तु के विस्थापन की समीकरण दी गई है S की, और ये बोला कि इस वस्तु पे जो बल लग रहा है वो 5 न्यूटन है, तो हमें शक्ति निकालनी है। बच्चों क्या आपको नहीं लग रहा कि बल का मान दे के हमें P का मान पूछा है तो कहीं ना कहीं FV लगेगा, FV कोस थीटा या F.V लगेगा, लेकिन हमारे पास F तो है, V नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें पता है कि अगर हम विस्थापन का डिफरेंशिएशन कर दें समय के सापेक्ष तो हमें वेग मिल जाता है। तो जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 2 झुका तो रहेगा, t का 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये जो ds/dt होता है इसी को हम वेग बोलते हैं, तो वेग हमारा 2 आ गया।
तो जैसे ही पी निकालना पड़ा तो मैंने कहा एफ वी, एफ दे रखा है 5 न्यूटन, वी दे रखा है 2, तो आ जाएगा 10 वोल्ट। कुछ बच्चे कहेंगे कि एफ डॉट वी होता है, वो थीटा कहाँ गया? तो बच्चों ये माना गया है कि जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में वस्तु चल रही है, मतलब एफ और वी के बीच का कोण 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो 5 गुना 2 आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बात और सुनना बच्चों, अभी तो इसने विस्थापन दिया है, कई बार वो त्वरण भी दे देगा, तो त्वरण से आपको वेग निकालना पड़ेगा। तो त्वरण से वेग निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, उल्टाते हैं। मैंने कहा था एक आगे की दिशा, एक पीछे की दिशा, आगे बढ़ना डिफरेंशिएशन करो, पीछे आने को हमने कहा बोला था इंटीग्रेशन। तो जैसे भी आए आप उसी हिसाब से कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा और करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, एक बार लिख लेना आप या समझ लेना, फिर हम इसको सोल्व करेंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है 50 किलोग्राम पर सेकंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी एक टरबाइन के ऊपर गिरता है। घर्षण के कारण 10% ऊर्जा व्यय हो जाती है। टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आप टरबाइन जानते होंगे, जहां आपने देखा होगा जल शक्ति से आपकी वैद्युत शक्ति बनाई जाती है, वहां टरबाइन के ऊपर पानी डालते हैं, वो टरबाइन घूमता है। ये कहा गया है कि टरबाइन के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई से पानी डाल रहे हैं। टरबाइन है यहाँ, टरबाइन का वो पंखा सा होता है, उसके ऊपर पानी गिरता है, वो घूमता है। ये 60 मीटर है। इसने कहा है कि जो पानी गिर रहा है उसकी दर है 15 किलोग्राम पर सेकंड। पानी के गिरने की दर, पानी के गिरने की दर कितनी है? 15 किलोग्राम पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि पानी ऊपर से 1 सेकंड में 15 किलोग्राम गिर रहा है। 1 सेकंड में 15 किलोग्राम। इसने कहा है कि घर्षण के कारण 10% ऊर्जा व्यय हो जाती है। भाई घर्षण भी तो हो रहा होगा, पानी उस पर लगेगा, घर्षण पैदा होगा, तभी तो घूमेगी। 100% ऊर्जा जो है उसमें से 10% खत्म हो गई। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लो कि ऊर्जा आ कितनी। मान लीजिए ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, और यहां से गिर रहा है पानी इस ऊंचाई से। ये ऊंचाई कितनी है? ये है 60 मीटर। आपने कहा कि यहाँ उसकी ऊर्जा होगी, या अगर मैं यहाँ ऊर्जा 0 मान लूँ तो यहाँ ऊर्जा होगी mgh। तो ऊर्जा कितनी है? ऊर्जा तो आप कहोगे ऊर्जा है mgh। m का मान कितना है? आप कहोगे 15 किलोग्राम। 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड की। अब g का मान हम 10 ले लेंगे, h हमने दे रखा है 60, तो आ जाएगा 15 × 90 और 2 0, ये 9000 जूल की ऊर्जा है जब पानी यहाँ है। और ये कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे जैसे पानी नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी और यहाँ सारी ऊर्जा आके बन जाएगी गतिज ऊर्जा। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हमने पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कि स्थिति ऊर्जा को यहाँ 0 मान लेंगे तो यहाँ सारी स्थिति ऊर्जा होगी, नीचे आते आते सारी क्या बन जाएगी? गति ऊर्जा। अब ये टोटल ऊर्जा है बच्चों, इसमें से 10% खत्म हो जाती है घर्षण में, बची कितनी? 90%। मतलब 9000 का 90% हमें वैद्युत ऊर्जा में मिलेगा। भाई ऊर्जा कुल कितनी है? आपने कहा 9000 जूल है। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड की, उसमें से 10% खत्म हो रही है, तो बची कितनी? 90%। और वो 90% किसमें बदल जाएगी? वो बदलते जाएगी वैद्युत ऊर्जा में। तो हमने कहा वैद्युत ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा का 90% है, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। जैसे ही 100 से भाग किया, 1 0 ये गई, 1 0 ये गई, 9 9 81, 2 0 यहाँ 8100 जूल हमें वैद्युत ऊर्जा मिलेगी। हमें पूछा है कि टरबाइन की शक्ति ज्ञात कीजिए। भाई ऊर्जा बना, वैद्युत ऊर्जा बना कौन रहा है? बिजली बना कौन रहा है? टरबाइन। टरबाइन 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा बना रहा है, तो शक्ति क्या होती है? W/T, या ऊर्जा बटे समय, कार्य से ही ऊर्जा होगी। कितना है? 8100। और समय में पहले से ही 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा 8100 वोट, या ये कहिए 8.1, ये 3 बनेगा, 3 0 का मतलब होता है किलो, यह आ जाएगा 8.1 किलोवाट। आप कहोगे भैया 1 किलोवाट में क्यों लिख रहे हैं? मैंने कहा जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति को हम किलोवाट में ही मापते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया, वरना आप आंसर यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। बढ़ते हैं बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक ऐसा ही और क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लिख देता हूं एक बार यहां, क्वेश्चन नंबर 10
मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, आप लिखेंगे। एक परिवार 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। कोई परिवार है बच्चों और उसमें जो बिजली की खपत है वो 8 किलोवाट है। उन्होंने सोलर सिस्टम लगवा रखा है, प्लेटें लगवा रखी हैं। सौर ऊर्जा 200 वोट पर मीटर स्क्वायर की दर से सीधा अक्षैतिज तल पर आपतित होती हैं। जो उन्होंने प्लेट लगा रखी है उसके 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 200 वोट की शक्ति आके गिरती है। यदि 20% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है तो परिवार को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कितने क्षेत्रफल की प्लेट्स की आवश्यकता होगी? उन्हें जो प्लेट लगानी है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, सुनना। भाई परिवार को अपनी आवश्यकता पूरी करनी है तो उन्हें कम से कम 8 किलोवाट ऊर्जा बनानी पड़ेगी। और बना किससे रहे हैं हम? सोलर सिस्टम से। उन्होंने कहा है कि जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है उसके ऊपर 200 वोट आके गिर रही है सोलर ऊर्जा। सूरज से जो रोशनी आ रही है वो 200 वोट गिर रही है किसके ऊपर? 1 मीटर स्क्वायर के। मैंने ये मान लिया कि हमें 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की जरूरत पड़ेगी। भाई 1 के ऊपर कितनी आके गिर रही है? आपने कहा 200 वोट, तो 1 के ऊपर कितनी गिरेगी? आप कहोगे 200 A वोट। ठीक है भाई, गुणा करनी तो आती है हमें, सिंपल है। 1 मीटर स्क्वायर पे 200, 2 पे 2 से गुणा करेंगे, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 से गुणा करेंगे। मैंने कहा मान लीजिए मुझे जरूरत है A मीटर स्क्वायर की, तो A मीटर स्क्वायर पे कितना गिरेगा जाके? 200 A वोट। इतनी गिर रही है, लेकिन इसमें से केवल 20% को ही किस में बदला जा रहा है? विद्युत शक्ति में। कितना? हाँ 20% को। तो इस 200 A का 20%, भाई हमें नहीं मतलब है कितना आके गिर रहा है, हमें तो उससे मतलब है वो कितनी विद्युत ऊर्जा बन रही है। यही तो हमारी 8 किलोवाट बनेगी। समझ नहीं आया क्या मैं कह रहा हूं? सुनना कि जो ऊर्जा आ रही है ना उसमें से केवल 20% को ही हम बिजली में बदल पा रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल पा रहे हैं। तो मैंने कहा हमारा 1 मीटर स्क्वायर पे तो 200 वोट आके गिरी, तो हमें बनानी कितनी है? 8 किलोवाट। मुझे लगा A मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो 1 पे गिर रही है 200, तो A पे गिरेगी आके 200 A। लेकिन 200 A सारी की सारी बिजली में नहीं बदलेगी, 200 A का केवल 20% ही बिजली में बनेगा, और जो कि हमारी कितनी होनी चाहिए? 8 किलोवाट। तो ये आ जाएगा 200 A गुणा 20/100, और यह आ जाएगा 8000 वोट। 3 0 से खत्म। ये A गुणा 2 गुणा 2 4 बराबर, ये 2 उधर चला जाएगा 800, तो A आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। मतलब उस परिवार को अपने छत पर 200 मीटर स्क्वायर एरिया की प्लेट लगवानी चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ उस घर में जो छत लगी हुई है उस छत का एरिया कितना होना चाहिए, तो मुझे बताओ। ये मान के चलते हैं कि जो प्लेटें लगा रहे हैं हम वो छत पे लगेंगी, और एक छत पे कितनी प्लेट लगानी है? जिनका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है, तो छत का एरिया इससे ज्यादा होना चाहिए। तो कम से कम छत का एरिया कितना होना चाहिए? 200 मीटर स्क्वायर। और एक और बात, कई बार ये बोल देगा कि एक प्लेट का एरिया इतना है, तो बताओ कितनी प्लेट लगेंगी? तो फिर मान लो एक का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, तो 20 से भाग करेंगे तो 10 प्लेट आ जाएंगी, कि हमें 10 प्लेट लगानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं कभी मैं भूल जाऊं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो और पंप की दक्षता 30% हो, तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया है? जल का घनत्व दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि कोई घर है, उस घर की छत पे एक टैंक रखा हुआ है पानी भरने के लिए, पाइप लगे हैं यहाँ, और यहाँ लगा है हमारा पंप। ये हमारा पंप है, या ये कहिए ये मोटर लगी हुई है। ये पंप कितने ऊपर लगी है? एक बार ये भी देखिए, 40 मीटर ऊंची, 40 मीटर की ऊंचाई पे लगा है। और बच्चों ये कहा गया है कि जो टंकी का आयतन है ये 30 मीटर क्यूब है यहाँ, मतलब इसमें टोटल पानी कितना आ सकता है? 30 मीटर क्यूब। इसने कहा ठीक है। इस पानी का घनत्व भी हमें दे दिया। पानी का घनत्व आपको पता चलेगा कि घनत्व की जरूरत कितनी क्यों पड़ी हमें, 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें कहा गया है कि इस टंकी को भरने में ये 15 मिनट का समय लेता है। 15 मिनट का, 15 मिनट मतलब 15 गुना 60 सेकंड, 15 छिक 90 मतलब 900 सेकंड लगती है। ठीक है, हमने यहाँ कर लिया। इसने कहा अगर पंप की दक्षता 30% है, बच्चों इसका मतलब समझना पंप की दक्षता। बट पंप का काम क्या है? आपने कहा भैया पंप क्या करता है, बिजली पे चलता है। इसका मतलब अगर पंप को ना 100 जूल ऊर्जा मिल रही है, उसमें से वो 30 जूल से ही ये काम कर रहा है, बाकी 70 जूल वो खराब कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर पंप को 100 जूल ऊर्जा मिल रही है और उसकी दक्षता 30% है, दक्षता मतलब कार्य करने की अक्षमता, मैं आपको 10 सवाल दूं, आप उसमें से 8 कर दो, तो आपकी दक्षता क्या कहलाएगी? 80% कहलाएगी कि आपने 80% काम किया है। पंप का काम है इस टंकी को भरना। पंप की दक्षता 30% है, मतलब जितनी ऊर्जा उसको मिल रही है उसमें से केवल 30% से ही ये काम हो रहा है। उसने कहा पंप ने कुल कितनी ऊर्जा खत्म की, तो आप कहोगे कि भाई पंप तो 100% ऊर्जा खत्म करेगा। कितनी? 100%। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूंगा कि इसको कितनी ऊर्जा की यहाँ जरूरत है, कितनी शक्ति की जरूरत है। आपने कहा सबसे पहले तो ये देखो कितना कार्य करना पड़ा। आपने कहा कार्य करना पड़ा है mgh। भाई जब भी ऊपर ले जाने की बात करो कार्य करना पड़ेगा mgh। अब देखो मुझे m की जब बात करनी है, आपको पता होता है कि घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से मैं आसानी से द्रव्यमान निकाल लूंगा। यहां से पानी का द्रव्यमान आ जाएगा, पानी का घनत्व कितना? 10⁻³ और पानी का आयतन, भाई पानी तो टंकी के अंदर होगा, जितना आयतन टंकी का है उतना आयतन पानी का होगा, और पानी का आयतन है 30, तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ किलोग्राम। इतना पानी ऊपर ले जाया गया, पंप ने इतने पानी को ऊपर लेके गया, तो काम कितना करना पड़ा? mgh, m आया 3 × 10⁻⁴, g का मान 10, s का मान 40, या क्या 4 × 12, 2 0 यहाँ है तो आ जाएगा 10⁶ जूल। इतना कार्य किया पंप ने। आप कहोगी ये कार्य पंप ने किया, किसने किया? पंप ने। कितने सेकंड में? आपने कहा शक्ति निकाल लो। शक्ति होती है कार्य बटे समय। कार्य किया है 12 × 10⁶ और समय लगा है 900 सेकंड। 900 का मतलब है कि यहाँ 2 0 खत्म हो जाएगी, 9 × 10⁻² लिख दो उसको। आपने कहा ठीक है, 3 से गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 10⁻6 में से 2 गए तो 10⁻4 बची, 6 में से 2 गई 4 बची। ये शक्ति आई, ये वोट आ गया, वोट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये वो शक्ति है जो पंप पानी को यहां ले जाने में लगा रहा है, और ये तो केवल 30% है। मतलब ये जो हमने निकाल ली, ये 30% की वैल्यू है। हमें निकालना कि मोटर को शक्ति कितनी मिल रही है। मोटर की शक्ति 100% होगी बच्चों, तो मुझे 100% का मान निकालना है। तो मैं कहूंगा कि 30% शक्ति, 30% शक्ति का मान है 4/3 × 10⁻⁴ वोट। तो 1% शक्ति कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1% शक्ति के लिए इस 30 को यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा 4/3/30 × 10⁻⁴। मुझे एक बात करनी है 100% शक्ति की, तो यह आ जाएगा 100% शक्ति 4/3 × 9 90, 100 से गुना करेंगे 10⁻⁴ आ जाएगा, 1 0 ये गई, तो ये आ जाएगा 40/9 × 10⁻⁴ वाट, या ये कहिए 400, 1 0 यहाँ से यहाँ लिख दिया, 400/9 ये 10⁻³ बचेगा, उसको मैंने लिख दिया किलोवाट। ठीक है, ये है बच्चों तरीका। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि पंप जितनी शक्ति ले रहा है, मतलब 100 ले रहा है, तो उसमें से 30 काम ही वो पानी भरने में कर रहा है, बचा हुआ 70 खत्म कर रहा है पता नहीं कहाँ। आपने देखा होगा आवाज भी आती रहती है घूम घूम की मोटर से, भाई घर्षण भी होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जितनी शक्ति पंप ने ली उससे सारे से ये काम कर दे पानी भरने का। पानी भरने का काम केवल 30% हो रहा है। तो जो ये हमने निकाल ली है शक्ति, ये 30% का मान है। मुझे पता करना है कि पंप ने कुल कितनी शक्ति ली, जो कि 100% है। 100% का मान आ गया 400/9 किलोवाट। ये उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे अब कुछ और अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ रहा हूं, विराम में स्थित एक वस्तु नियत त्वरण से एक विमीय गति करती है। किसी क्षण t पर वस्तु को प्रदत्त शक्ति की समय t पर निर्भरता ज्ञात कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन सुन के आपको अजीब सा लग रहा हो, लेकिन करने में बहुत आसान है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। विराम में स्थित एक वस्तु नियत त्वरण से एक विमीय गति करती है। किसी क्षण t पर वस्तु को प्रदत्त शक्ति की समय t पर निर्भरता ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे ऐसे समीकरण निकालना है जिसमें p t पे निर्भर करता हो। कहा यह गया है कि वस्तु विराम में है। विराम में मतलब इसका वेग शून्य है, ठीक है, और इसका त्वरण एक समान है। त्वरण कितना मान लेते हैं हम, a, जो कि एक समान है, नहीं बदलेगा। इसने कहा ठीक है, एक v में एक ही दिशा में गति करती है, तो हमें यह कहा गया है कि ये बताओ कि इसका जो शक्ति है, ये शक्ति समय पे किस प्रकार निर्भर करती है। आपने कहा कि शक्ति होती है F डॉट v, या एक v में दिशा गति हो रही है तो मैं मान लेता हूं कि बल भी उसी दिशा में है, वेग भी उसी दिशा में है, तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो मैंने FV लिख दिया। मुझे एक बात बताओ कि मुझे समय लेकर आना है। बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा उसलिए तैयार रहेंगे आप। मुझे अब p का मान समय के टर्म में निकालना है, समय के पद में निकालना है, समय लेकर आना पड़ेगा। आपने कहा समय कैसे लाएं? मैंने कहा अच्छा बताओ f क्या होता है? आपने कहा f होता है m में। हाँ जी बिल्कुल होता है। ये v क्या है? आप कहोगे v वेग है, और वेग में निकाल सकता हूँ u प्लस at से। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। u कितना है? शून्य है। ये समीकरण तभी लग पाती है जब त्वरण एक समान हो। उसने पहले ही कह दिया त्वरण एक समान है, तो मैंने लगा दिया। u के 0 होते ही v का मान आ गया बच्चों 80, तो यहाँ v का मान आ जाएगा हमारा 80। तो p बराबर हमारा कितना आ गया? ma²t। बस खत्म हो गया। आप कहो भैया इतना ही है? मैंने कहा इतना ही। देखो m क्या है? द्रव्यमान, ये भी नहीं बदलेगा। a त्वरण है, ये भी नहीं बदलेगा। मतलब अब कि p केवल t पे निर्भर करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वस्तु की शक्ति है, वस्तु को जो शक्ति दी गई है, वो समय के अनुक्रमानुपाती है। पावर दोनों की 1 1 है। अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कह दिया जाए, तो मैंने आपको ग्राफ भी बताया था एक दिन कि p की शायद बताया था कि p की पावर 1 है, t की पावर 1 है, और अगर ऐसा होता है तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा होती है। समय का मान जैसे मैं t0 रखूंगा तो p 0 हो जाएगा, t0 यहाँ है तो p0 यहाँ होगा, तो ये ग्राफ आएगा इसका सरल रेखा। ठीक है, जब दो वस्तुएं, दो चीजें, दो राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है तो उनका ग्राफ हमेशा सरल रेखा आता है। हाँ ये हो सकता है कि सरल रेखा यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से शुरू हो जाए। उसको चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ किसी एक का मान रख के देख लो। मैंने t का मान 0 रख के देखा तो p का मान भी 0 आ गया, तो उसका मतलब ये यहीं से शुरू होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया बच्चों। अच्छा ही बताओ, अगर ये त्वरण एक समान ना होता तो फिर हम ये ना कह पाते, क्योंकि मैं ये समीकरण भी ना लगा पाता, और फिर ये p t पे भी निर्भर करता, a पे भी निर्भर करता, फिर मैं ये बात ना कर पाता। लेकिन अभी a भी नियत है, m भी नियत है, तो p केवल t पे निर्भर कर रहा है, तो आप कह देंगे कि p t के अनुक्रमानुपाती है, या ये कहेंगे कि p अनुक्रमानुपाती t की घात 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, एक वस्तु नियत शक्ति के साथ एक दिशा में गति कर रही है, इसके विस्थापन तथा वेग की समय t पर निर्भरता ज्ञात कीजिए। जब भी निर्भरता की बात आए तो समझ जाना कि हमें एक समीकरण बनानी है जिसमें जिसकी निर्भरता जिस पे पूछी गई है केवल दोनों ही आए, उसके अलावा बाकी सब नियत रहे। यहाँ हमें कहा गया है कि विस्थापन की निर्भरता, मतलब विस्थापन आना चाहिए और समय पे निर्भर करना चाहिए। हमने कहा ठीक है। बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि जो वस्तु की शक्ति है वो नियत है, मतलब p का मान नियत है, p नहीं बदल रहा है। तो p बराबर हमने लिखा FV। आपने कहा ठीक है। अच्छा जी, मुझे पहुंचना है विस्थापन पर। आपने कहा विस्थापन में पहुंचना है और समय भी आना है, तो p को f को लिखते हैं m में, और ये आ गया v। m v को आगे लिखता हूं और a को लिखता हूं dv/dt, है ना। a को क्या लिख सकते हैं? dv/dt। आप कहोगे इस m को p के नीचे ले जाओ, क्योंकि p भी नियत है, द्रव्यमान तो नियत होगा, इस समय इधर चला जाएगा dt, इधर बचा v dv। हाँ अब आ गया मजा।
और हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे। आपने कहा इंटीग्रेशन कर दो, समय शुरू में 0 होगा तो वस्तु का वेग, शुरू में विराम में थी वस्तु, विराम में वेग कितना रहा होगा 0, लिखा है क्वेश्चन में। एक वस्तु नियत शक्ति के साथ एक दिशा में गति कर रही है, अच्छा विराम में नहीं बोल, मान लेते हैं कि शुरू में विराम में थी, दिया नहीं है बच्चों, मान लेते हैं। बाद में समय t हो गया, मान लेते हैं वेग v हो गया होगा, p/m नियत है, नियत चीजें बाहर आ जाती हैं, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और 0 से जाएंगे t तक, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2 और जाएंगे 0 से v, तो यह आ जाएगा p/m और यह आ जाएगा t और यह आ जाएगा v की जगह v²/2, v की जगह 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो v² आएगा वो आ जाएगा 2p/m और साथ में t, और यहाँ से v आ जाएगा √2p/m, और हमें समय पे निर्भरता देखनी है तो समय को अलग लिखूंगा, समय की पावर हो जाएगी √, का मतलब होता है 1/2। मुझे एक बात बता दो, क्या p नियत है, m नियत है, तो ये पूरा तो नियत हो गया, तो v इसके अनुक्रमानुपाती है t की घात 1/2 के। यही हमें पूछा गया था कि इस वस्तु का जो वेग है वो समय पे कैसे निर्भर करता है, तो आप बता देना कि v अनुक्रमानुपाती होगा t की घात 1/2 के। थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा करना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे विस्थापन पे भी पहुंचना है। आपने कहा भैया अब तो हो जाएगा, v को लिखेंगे ds/dt और यहां से शुरू कर लेते हैं, बराबर √2/m t की घात 1/2। आपने कहा ठीक है, ds को यहीं रखा, √2p/m t की घात 1/2, dt उधर गया। आपने कहा ठीक है, इंटीग्रेशन कर लिया, शुरू में विस्थापन 0 मान लेते हैं, समय 0 मान लेते हैं, बाद में समय t हुआ, विस्थापन s हो गया। ds का इंटीग्रेशन s होता है, लिमिट है 0 से s, √2p/m बाहर आ जाएगा, t की घात 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 जुड़ जाएगा तो ये जाएगा 3/2 और 0 से आ जाएगा t, s - 0 तो s आ जाएगा, 2/3 बाहर आ गया, √2p/m t की जगह t रखेंगे तो यह आ जाएगा t की घात 3/2, t की घात 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये सारा तो नियतांक है, तो जो विस्थापन है वो t की घात 3/2 के अनुक्रमानुपाती है। यही दो चीजें पूछी गई थी कि वस्तु के विस्थापन तथा वस्तु के वेग की समय पर निर्भरता बताइए, तो आपने करके दिखा दिया। बच्चों जिसकी निर्भरता पूछे वो लाओ, जिस पे निर्भरता पूछे वो लाओ, बाकी सब नियत होने चाहिए। जैसे ये सारा नियत है, ये सारा नियत है, s सिर्फ t पे निर्भर कर रहा है, v सिर्फ t पे निर्भर कर रहा है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन और करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे टोटल, 13 हमारे हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए मैं बोल रहा हूं, लिख देता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 14, सुनना भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन, कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, विराम से एक समान त्वरण के साथ t1 समय में v1 वेग प्राप्त करती है। बच्चों अब ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं, जेईई मेंस के क्वेश्चन है ये। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, विराम से एक समान त्वरण के साथ t1 समय में v1 वेग प्राप्त कर लेती है। इतनी बात करते हैं पहले। बच्चों कहा है कि वस्तु विराम में है, विराम का मतलब है प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण एक समान है, मतलब हम गति की समीकरण लगा सकते हैं। t1 समय में वस्तु t1 समय में v1 वेग प्राप्त कर लेते हैं, v1 वेग प्राप्त कर लेती है। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गति की समीकरण लगाई, v बराबर u प्लस at, v का मान v1 दे रखा है, u 0 है, त्वरण a है और समय t1 है, तो यहाँ से v1 बराबर आ गया at1, या ये कहिए कि a का मान आ गया v1/t1। मुझे नहीं पता किसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने ये कर लिया। आपने कहा कि समय t के फलन के रूप में, बच्चों जब ये फलन का मतलब आए तो ये निर्भरता की ही बात कर रहा है। वस्तु को प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे एक ऐसी समीकरण लेके आनी है जिसमें p t पे निर्भर करे। पढ़ के देख लो एक बार, क्या कह रहा है, समय t के फलन के रूप में, समय t के फलन के रूप में वस्तु का प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब p t पे निर्भर कर रही है कहीं ना कहीं। मैंने मान लिया
कि मान लेते हैं किसी समय t पर, किसी, भाई ये पता नहीं मुझे कौन सा समय है, ये तो मुझे पता है कि ये परफेक्ट समय है, t1 पे कितना वेग हो गया v1, तो वो तो कह रहा है कि t समय है, मैंने कहा किसी भी समय t पर वेग को v मान लेते हैं, किसी समय t पर वेग कितना है v है, माना किसी समय t पर वेग v है, तो आप क्या कहोगे मुझे बताना, आप कहोगे v बराबर u प्लस ए टी, v का मान v है, u का मान 0 है, a का मान a है, t का मान t है, तो v का मान आ गया ए टी। क्या निकालनी है, शक्ति। p बराबर मैंने लिखा, p का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, p होता है एफ वी, आपने कहा v मैंने निकाल लिया, f होता है m में, आपने कहा जी होता है m में, और v ये v है, m है, a का मान निकालना है मैंने v1 अपॉन t1, आपने कहा हाँ, देखो a का मान कितना है v1 अपॉन t1, और v का मान है at, v का मान कितना है at, a फिर से आ गया, a का मान फिर से डाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसा करो अभी m a और v की जगह रखो at, तो ये a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर a एक साथ रखेंगे v1 अपॉन t1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा t, तो आ जाएगा m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर t, तो हमने ये निकाल दिया। फलन निकालना था, देखो p किस पे निर्भर कर रहा है, समय पे, m द्रव्यमान नियत है, v1 उसने दे रखा है, t1 भी उसने दे रखा है, t पे निर्भर कर रहा है, ऐसे हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए बढ़ते हैं और करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बच्चों में। कह रहा है किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी के कण का अभिकेंद्र त्वरण a समय t के सापेक्ष समीकरण ac बराबर k स्क्वायर r t स्क्वायर के अनुसार बदल रहा है, जहां k एक नियतांक है। सिद्ध कीजिए कण को प्रदान की गई शक्ति m k स्क्वायर r स्क्वायर t होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। कहा है कि कोई कण, पहली बात ध्यान सुनना, वृत्तीय गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या r है। r त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति करते हुए कण का अभिकेंद्र त्वरण ac, आपको पता है वृत्तीय गति में हमेशा एक त्वरण होता है दिशा बदलने के कारण, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है, जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और उसने कहा कि ac का समीकरण है k स्क्वायर r t स्क्वायर, k स्क्वायर r t स्क्वायर, जहां k एक नियतांक है, r त्रिज्या है और t समय। जैसे जैसे t बदल रहा है त्वरण बदलेगा। आपने कहा यार ठीक है ये बात। इसने कहा सिद्ध करो कि कण को प्रदत्त शक्ति, मतलब p का मान निकालना है, और हमें सिद्ध करना है कि जो p है इसका मान है m k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, यही है ना, t स्क्वायर नहीं t है ये। आपने कहा ठीक, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आपने कहा त्वरण है ac जो बदल रहा है t के साथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है? आपने कहा भैया आपने बताया था v स्क्वायर बटे r, जहां v क्या है इसकी चाल है, तो आपने कहा ये k स्क्वायर r t स्क्वायर, जब r उधर जाएगा तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा k स्क्वायर r इंटू r स्क्वायर t स्क्वायर। आपने कहा भैया कि जो v है वो समय पे निर्भर कर रहा है, मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा v बदलेगा, v है चाल, और अगर चाल बदलेगी तो मतलब ये असमान वृत्तीय गति है, मतलब यहाँ दिशा तो बदल रही है, चाल भी बदल रही है, और चाल बदलेगी तो यहाँ दो त्वरण होंगे, एक अभिकेंद्र त्वरण, एक स्पर्श रेखीय त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण उसने दे दिया, हमें पूछा है कि शक्ति बताओ, शक्ति कौन बनाता है? आप कहोगे बल। शक्ति कौन बनाता है? भाई शक्ति क्या है? कार्य करने की समय दर। कार्य कब होगा? जब बल लगेगा। यहाँ दो बल हैं तो यहाँ दो प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं। पहला बच्चों यहाँ अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल जो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है,
P एक अदिश राशि है, फॉर्मूला होता है F डॉट V, जिसको हम लिखते हैं एफ वी कोस थीटा। मुझे बता दो, अगर मैं ये अभिकेंद्र बल की बात करूंगा तो क्या अभिकेंद्र बल और वेग के बीच का कोण 90 डिग्री है और कोस 90 0 है। तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ दो बल हैं, एक अभिकेंद्र बल है जो कोई शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है, तो आप लिखेंगे अभिकेंद्र बल के द्वारा, अभिकेंद्र बल के द्वारा प्रदत्त शक्ति या प्रदान शक्ति। तो आप कहोगे कि अभिकेंद्र बल कोई शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है। बच्चों, जो हमारी कुमार मित्तल की बुक है वो पहले वाली है, जो मेरे पास है शायद, जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था, उसमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिकेंद्र बल के द्वारा प्रदान शक्ति निकाल लो, और उसमें क्वेश्चन आंसर कुछ और दे रखा है। ठीक है, इसका सही आंसर ये है, अभिकेंद्र बल के द्वारा प्रदान शक्ति कितनी होगी, 0 होगी। तो भाई शक्ति कौन देगा? आपने कहा भैया यहाँ दो बल हैं, एक अभिकेंद्र बल है, एक स्पर्शरेखीय बल है। अभिकेंद्र बल तो इसकी दिशा बदल रहा है, एक बल वो भी तो है जो इसकी चाल बदल रहा है, तो वही बल इसको शक्ति प्रदान करेगा, और उसी की शक्ति हमें पूछी है कि इतनी होनी चाहिए। हमें तो ये सिद्ध करना था, लेकिन शक्ति तो 0 आई। ये शक्ति अभिकेंद्र बल की है, ये शक्ति स्पर्शरेखीय बल की है जो उसकी चाल बदलेगा। अब मुझे वो बल निकालना है। सबसे पहले आपने कहा बल निकाल लें, बल के लिए एक काम करते हैं। आपने कहा ये v² है, और हमारा जो वो त्वरण होगा, स्पर्शरेखीय त्वरण, वो होगा dv/dt। आपने कहा हाँ, मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ v का मान निकाल लूँ तो आप मुझे कहोगे कि v का मान आएगा अंडर रूट करके आ जाएगा kRt। क्या आ जाएगा? kRt। k कांस्टेंट है, त्रिज्या भी एक कांस्टेंट है, t का d के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा kr, ये आ जाएगा at। ये kr आ गया। ये क्या है? त्वरण है। क्या है ये? त्वरण है। आपने कहा त्वरण है, मुझे शक्ति निकालने, बल निकाल लो। बल होता है F बराबर m में। आपने कहा हाँ, m, यहाँ m लिख दूंगा। त्वरण कितना है? kr, तो F का मान आ गया mkr, mkr। आपने कहा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति निकाल लो। आपने कहा F डॉट V, और मैंने मान लिया कि चाल अभी बढ़ रही है, समय बढ़ने पे चाल बढ़ेगी। देखो समय बढ़ेगा चाल बढ़ेगी, इसका मतलब त्वरण और वेग एक ही दिशा में होंगे, मतलब थीटा 0 होगा। तो मैं लिख दूंगा FV। F का मान कितना है? F का मान अभी निकालना हमने mkr, और V कितना है हमारा? V भी है हमारा kRt। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखना, m k इंटू के, k², r इंटू आर, r², और ये आ जाएगा t। हमें यही सिद्ध करना था कि जो शक्ति है वो m k² r² t है, m k² r² t है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये शक्ति अभिकेंद्र बल ने प्रदान नहीं की। अभिकेंद्र बल यहाँ कोई शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है। आपको पता है कि अभिकेंद्र बल यहाँ कोई काम नहीं करेगा। Fs कोस थीटा, थीटा 90 है, कोस 90 0, इसने कोई कार्य नहीं किया, तो कोई शक्ति भी नहीं बनेगी। ये जो शक्ति बनाई है ये उस बल ने बनाई है जो यहाँ इसकी चाल बदलने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको 15 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कितने भी कराते रहो, कब खत्म नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, आप देख भी रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना, द्रव्यमान केंद्र वाला, घूर्णन गति वाला, और पढ़ेंगे, मजा आएगा। उसमें थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।